चलिए चालू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रांशु। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया सेंट्रल एशिया जो समिट हुआ था हाल ही में, जिसको पीएम मोदी जी ने वर्चुअली लीड किया था। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के बारे में देखते हैं, समिट के बारे में। इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट। हालांकि ये जो समिट है वो पहले नॉन वर्चुअल होने वाला था, बट कोविड-19 के ज़्यादा केसेस आने आने देखते हुए इस समिट को वर्चुअली किया गया। और जो ये समिट था ये होस्टेड किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया एज अ कंट्री होस्ट था, और इसमें ये जो फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट था और ये जो वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ था, और ये अटेंड किया गया था बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ दीज 5 कंट्रीज़: कज़ाकिस्तान, किर्गिज़ रिपब्लिक, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात कर लें तो ये मैप में देखिए, ये है हमारा इंडिया, और ये इंडिया से थोड़ा ऊपर साइड ये पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर यहाँ पे ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ आती हैं। ये जो कज़ाकिस्तान, एक उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अपना तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान, दीज आर द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। तो इंडिया ने इन्हीं 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इस वर्चुअल समिट में बुलाया था और ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये जो समिट है इट कोइंसिडेंट विद द 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशिंग द डिप्लोमेटिक। जो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, इनके साथ हमारा जो 30 साल कंप्लीट हो गया है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। तो क्या हुआ था, जब 92 जब कोल्ड वॉर सोवियत यूनियन जब टूट गया था, तो ये जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी इन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया था। तो उसके बाद से जो इंडिया था, इंडिया पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने इन्हीं जो 5 कंट्रीज़ हैं उनको एक कंट्री का दर्जा दिया था आफ्टर कोल्ड वॉर, जब ये रशिया से टूट के अलग हो गई थी ये 5 कंट्रीज़। ये रशिया, इसके ऊपर साइड ये रशिया से लगता था पहले यूएसएसआर जो था सोवियत यूनियन, उसी के अंडर आती थी ये पूरी 5 कंट्रीज़: उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़, तजिक एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो इसके जो 30 वर्ष हैं वो अभी 2022 में हाल ही में पूरे हुए हैं। तो उसी को देखते हुए इस समिट का भी ऑर्गेनाइजेशन किया था, और अपना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और अच्छा करने के लिए भी ये जो समिट है ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो की आउटकम्स हैं इस समिट के वो क्या थे, तो इसमें जो हुआ था, एग्रीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज दिस समिट मैकेनिज्म टू होल्ड इन एवरी 2 years। ठीक है, तो हर 2 साल में बोला गया है कि एक जो सेंट्रल एशिया जो सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे आखिरी में जब वो निकाला गया कि हर ये जो समिट होगा हर 2 साल में ये समिट कराया जाएगा। सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ और इंडिया मिलके दोनों कराएंगे। ठीक है, और टू सेटअप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑन अफगानिस्तान और द यूज़ ऑफ चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो अफगानिस्तान में जो भी कंडीशंस बनी हुई हैं, तालिबान का जो टेक ओवर हुआ है और अमेरिका जब को बाहर जाना पड़ा, तो उसके बाद से जो कंडीशन बनी हुई है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई है इस समिट में। अफ़गानिस्तान और तालिबान को लेकर भी एक मेन फोकस रहा, और द यूज़ ऑफ चाबहार पोर्ट। ठीक है, ये देखो, ये मैप में देखिए चाबहार पोर्ट क्या है। ये मेनली ट्रेड के लिए क्यों होता है, क्या कि ये इंडिया है, इंडिया से यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का, ये अफ़गानिस्तान का ये पड़ता है मैप। तो यहाँ से इंडिया का ये वाला एरिया पीओके वाला रीजन आ जाता है। ठीक है, तो एक ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, और पाकिस्तान यहाँ से रूट भी नहीं देता है, यहाँ से जाने के लिए अपना वो भी नहीं देता है, रूट भी नहीं देता है कि हम ट्रेड कर सके। तो फिर इंडिया की बात हुई है इस समिट में कि हम चाबहार पोर्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, चाबहार पोर्ट कहाँ, ये ईरान है, ये ईरान के पास यहाँ पे चाबहार पोर्ट है। तो ये मुंबई से डायरेक्ट कनेक्ट होकर सी रूट से पहले कोई भी ट्रेड करना होगा इंडिया को सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, तो यहाँ से पहले कोई भी जो भी ट्रेड का सामान होगा यहाँ से जाएगा पहले कहाँ, ईरान के जो चाबहार पोर्ट है, फिर यहाँ से होते हुए इस अफ़गानिस्तान भी जा सकता है यहाँ से, जो कि अभी इंडिया यूज़ कर रहा है कोई भी चीज़ भेजने के लिए। ठीक है, और यहाँ से ईरान से यहाँ से डायरेक्ट तुर्कमेनिस्तान भी जा सकता है कोई भी
ट्रेड करना होगा इंडिया को, तो ये 4 बार, बट ये थोड़ा लॉन्ग रूट पड़ जाता है, तो इसलिए इंडिया बोलता है कि पाकिस्तान को कि हम मतलब यहाँ से वो दिया जाए, हमें रोड दिया जाए ट्रेड करने के लिए। बट वैसे भी अभी रिलेशंस अच्छे चल नहीं रहे हैं पाकिस्तान से, तो फिर ये पाकिस्तान ये रूट देता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो और फर्दर कोऑपरेशन एरियाज फॉर ट्रेड एंड कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिए भी के ऊपर भी बात हुई है। और जो कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स है बिटवीन दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, उसके बारे में भी बहुत बातचीत हुई है। ठीक है। एंड द शो कॉजिंग ऑफ बुद्धिस्ट एग्जीबिशन एंड जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंडिया, रशिया, यूएसए और अदर कंट्रीज़ के साथ जॉइंट मतलब काउंटर टेररिज्म जो मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, वो इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ करता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो वो इस समिट में बोला गया कि हम एक जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज करेंगे आगे चल के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ फॉर इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस रहा है, ठीक है, और क्या इम्पोर्टेंस है जियोपॉलिटिक्स में। ठीक है, तो कमर्शियली वायबल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, गैस एंड यूरेनियम। ठीक है, यहाँ पे जो मिनरल्स होता है, इंडिया कुछ देख के वहाँ से मिनरल्स ला सकता है, और क्या बोलते हैं वहाँ पे बहुत मतलब यूरेनियम बहुत है, और कोल और गैस, मेनली गैस बहुत है वहाँ पे, इसलिए इंडिया मतलब ट्रेड के लिए एक पुश देता है। ठीक है, और जो ट्रेड होता है अराउंड अभी 2 बिलियन डॉलर्स, 2 to 3 बिलियन डॉलर्स इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में होता है। वाइल चाइना को देखें तो वो 40 बिलियन डॉलर्स ट्रेड कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। ठीक है, तो एक जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बनी रहती है, और एक पुश भी होता है चाइना का सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और इंडिया को देखते हुए। ठीक है, इट कुड बी एक्ट एज अ बफर टू कंटेन फॉल आउट ऑफ फंडामेंटलिज्म टू इंसुलेट इंडिया फ्रॉम इस्टेब्लिश्ड इन 2020। ठीक है, और जो नार्को टेररिज्म है वहाँ पे जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से बहुत सारे अभी जैसे अपना तालिबान का टेक ओवर हुआ है, तो वहाँ से बहुत सारे ड्रग्स हैं, ओपीएम्स हैं जो ट्रेड होते हैं, तो वहीं से अफ़गानिस्तान में क्या कंट्रोल नहीं है, मतलब एक गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट ही करवाती है वहाँ की जो तालिबानी है। तो जो नार्को टेररिज्म है वहाँ से जो ड्रग्स जाते हैं थ्रू पाकिस्तान, थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जो ड्रग्स डिलीवर होते हैं अफ़गानिस्तान से, तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, वो नार्को टेररिज्म को काउंटर एक्ट करने के लिए उसके ऊपर भी चर्चा हुई है इस समिट में। ठीक है, एंड टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस विद द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफ़गानिस्तान, ये तो इशू ही बहुत ज़्यादा उठाया गया है पीएम मोदी के द्वारा, कि जो अभी अफ़गानिस्तान में टेंशन चल रहा है तालिबान टेक ओवर के लेकर, उसके ऊपर भी बहुत बातचीत हुई है। ठीक है, एंड द जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एज इट लाइज एट द क्रॉस रोड ऑफ रशिया। तो एक जियो स्ट्रेटेजिक मतलब जैसे ये देखिए इंडिया है, तो ये इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अगर इंडिया का एक अच्छा कनेक्शन बनता है, तो यहाँ से इंडिया क्या रशिया के थ्रू भी ट्रेड कर सकता है, और कोई भी अगर यहाँ से रशिया के थ्रू ट्रेड कर सकता है, फिर अगर यहाँ से अच्छा कनेक्शन हुआ तो फिर थ्रू ईरान, ये ईस्ट एशिया साइड, ये ईस्ट यूरोप साइड भी इंडिया का अच्छा एक कनेक्शन बन जाएगा, और एक मिडिल ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज से भी एक अच्छा रिलेशन मतलब बनाते हुए देखेगा इंडिया। अगर इंडिया के एक जियो स्ट्रेटेजिक मतलब एक पावर बढ़ेगी अगर इंडिया इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज से अपना एक अच्छा रिलेशंस रखता है। ठीक है, तो एक साउथ एशिया में एक इंडिया फिर एक डोमिनेंस की तरह देखा जाएगा, और ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ जाएगा। वैसे अभी हाल ही में तो है ही इंडिया का डोमिनेंस साउथ एशिया में। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। हमने इसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के और ट्रेड के बारे में बात किया, और इसी टाइप के वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा हमारा। थैंक यू।